नमस्कार एवं उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी गंभीर। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वाहन को दिखाई हरी झंडी। अपने कार्यकाल पर जताया संतोष तो कांग्रेस और यूकेडी पर साधा निशाना। ऋषिकेश में कांग्रेस के मंथन शिविर का आगाज। कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में चुनावों की रणनीति पर मंथन। पहले दिन एकजुटता के साथ रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने की रूपरेखा तैयार। उत्तराखंड सरकार ने 10 अगस्त तक बढ़ाया कोविड कर्फ्यू। पड़ोसी राज्यों से आने वालों को दिखाना होगा दोनों डोज का सर्टिफिकेट। तो सिंगल डोज वालों के लिए जरूरी होगी आरटीपीसीआर की टेस्ट रिपोर्ट। उत्तराखंड में स्कूल खोलने के विरोध में नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर। स्कूल खोलने की एसओपी को दी चुनौती। आधी अधूरी तैयारी के साथ स्कूल खोलकर बच्चों की जान जोखिम में डालने का लगाया आरोप। और बरसात से कुंड चौपता बद्रीनाथ हाईवे जाम। 2 दिनों से वाहनों की आवाजाही हुई ठप। हाईवे पर कई स्थानों पर धंसा पहाड़। हजारों की संख्या में पर्यटक फंसे। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक प्राइवेट बैंक की ओर से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सरकार हर वो कदम उठा रही है जो जनता के हित में हो। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने 1 माह के कार्यकाल को संतोषजनक बताया। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार राज्य की प्रगति के लिए काम कर रही है। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और यूकेडी ने कहा कि 1 माह में सरकार का काम संतोषजनक नहीं है। कि हमारा रोज़गार को लेकर जो नौजवानों का मामला है, युवाओं का मामला है, वो हमेशा प्राथमिकता में रहा है पहले दिन से, और वो प्राथमिकता में रहेगा। उसको लेकर हमने जो भर्तियां निकाली हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द उनकी भर्तियों की जो विज्ञप्तियां हैं वो प्रकाशित हो जाएं। और 15 अगस्त तक हमारी कोशिश है कि काफ़ी सारी भर्तियाँ निकलने वाली हैं जो जल्दी प्रकाशित होंगी। इसके साथ साथ हमने 1 साल की समय सीमा बढ़ाई है। पेंडेमिक में जो लोग परीक्षाओं में भाग नहीं ले पाए हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनके लिए, और साथ ही साथ डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ाया है, 7,500 से 17,000 किया है। इसी तरीके से आईएएस और पीसीएस की कोचिंग करने वाले जो प्री परीक्षा में पास होंगे, एनडीए सीडीएस की परीक्षा में पास होंगे, उन सब के लिए हमने जो है 50,000 रुपये की आर्थिक आधार पर जो कमज़ोर होंगे उनके लिए आर्थिक सहायता की यहाँ से व्यवस्था की है। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने जिस तरह से जिस पटल में 2 मुख्यमंत्री बदलने के बाद एक युवा मुख्यमंत्री के नाम से उत्तराखंड को ये बताया गया कि आने वाले समय बहुत उज्जवल होगा। ये 6 महीने सिर्फ चुनावी घोषणा नहीं होंगे, कार्य होंगे। तो इस 1 महीने की अगर हम बात करें मुख्यमंत्री जी की, तो इस 1 महीने में सिर्फ और सिर्फ भाषणबाजी के अलावा सरकार पटल में कुछ रख नहीं पाई है। पिछले 4.5 सालों में जो पूर्व के हमारे जो 2 मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो काम किए सिर्फ बातें करी हैं और पटल में कुछ नहीं रखा। इसी दिशा में हमारे ये नए युवा मुख्यमंत्री जी भी नजर आते हैं। देखिए, धामी जी को 1 महीने का कार्यकाल उनका पूरा हुआ है, उनकी बधाई। और भारतीय जनता पार्टी में जो सरकार चल रही है पिछले 4.5 सालों से, अस्थिर सरकारें हैं, कब मुख्यमंत्री बदल जाए कुछ पता नहीं। तो ऐसे में अब धामी जी अंतिम समय में क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, बड़ा जनता को कुछ विश्वास ही नहीं है। अभी ऐसा कोई उन्होंने काम नहीं किया जिससे 4.5 सालों के जो पाप हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो धुल सकें। तो ऐसा कोई काम लगता नहीं कि उन्होंने किया हो। और इस इतने छोटे से कार्यकाल में वो उत्तराखंड की जो जनता है, डबल इंजन का जो सपना भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया था, उन सपनों को जनता को पूरा कर पाएंगे, ये संभव नहीं है।
2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुट गई है। चुनाव में किस तरह जीत का डंका बजाया जाए, इसके लिए ऋषिकेश में कांग्रेस ने 3 दिवसीय मंथन शिविर शुरू हुआ है। शिविर में पहले दिन मंथन सबसे पहले कांग्रेस की एकजुटता को बनाए रखने की चर्चा की गई। जनता का भरोसा कांग्रेस किस प्रकार जीते, इसके लिए भी रणनीति बनाई जा रही है। इसमें रूठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए भी रूपरेखा तैयार की जानी है। आयोजन के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री शूरवीर सिंह सजवाण की अध्यक्षता में स्वागत समिति गठित की गई है। उत्तराखंड कांग्रेस का 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर 5 अगस्त तक आयोजित होगा। प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने बताया कि शिविर के आयोजन समिति में प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा, प्रदेश महामंत्री संगठन विजय सारस्वत, राजपाल खरोला, जयेंद्र रमोला, के.एस. राणा, दीप शर्मा, मधु सेमवाल, बरफ सिंह पोखरियार, नंदकिशोर जाटव आदि को सदस्य मनोनीत किया गया है। शिविर में मैनिफेस्टो के लिए सुझाव, प्रस्तावित मुद्दे, अभियान, प्रस्तावित यात्राएं और सभाएं कराने के साथ ही चुनाव में बरते जाने वाली सावधानियों के लिए विस्तार से चर्चा होगी। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर आरोप लगाए और कहा कि 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा का जहाज डूबना तय है। भाजपा ने उत्तराखंड को अपने कार्यकाल में कई मुख्यमंत्री देने का काम किया है और उत्तराखंड में सिर्फ अधिकारियों के ट्रांसफर के सिवा कुछ भी देखने को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड निर्माण में राज्य आंदोलनकारियों का बड़ा रोल रहा है, पर सरकार ने उनको भी अनदेखा किया है। इसीलिए उत्तराखंड के सभी आंदोलनकारी 8 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास पर अपनी मांगों को लेकर घेराव करेंगे। वहीं धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि चिन्हित आंदोलनकारी समिति और आंदोलनकारियों के अनेक संगठन मिलकर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, जिसमें उत्तराखंड के हर कोने से आंदोलनकारी इकट्ठे होकर देहरादून पहुंचेंगे। मेरा आरोप है कि भाजपा ने इस राज्य का पूरा दिवालिया निकाल दिया। आर्थिक ढांचा जो है चरमरा रहा है। भ्रष्टाचार में हम राज्य भर पूरे भारत के राज्यों में पहले नंबर पर आए, बेरोजगारी में हम पहले नंबर पर आए और सरकार ने पहले तो विपक्षी दलों को निशाना बनाया और वो राज्य आंदोलनकारियों को भी निशाना बना रही है। मैं खुद एक राज्य आंदोलनकारी हूँ। पहला नौजवान हूँ जो संसद में गिरफ्तार हुआ था 23 नवंबर 1987 को, और मुझे अफसोस है कि जिन लोगों ने राज्य निर्माण किया आज उन पर भी मुकदमे हो रहे हैं। हम 10% क्षैतिज आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने पास करवाया था गैरसैंण विधानसभा में 2016 में। हल्द्वानी में भाजपा के उत्तरी मंडल के सभी पदाधिकारियों की ओर से इस्तीफा देने से जहां पार्टी के अंदर असंतोष का माहौल है, तो विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर उत्तरी मंडल का चुनाव से पहले सभी पदों से इस्तीफा देना पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। वहीं उत्तरी मंडल के मंडल अध्यक्ष नवीन पंत ने अपने सभी पदाधिकारियों के साथ प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी के जिला महामंत्री प्रदीप जनोटी पर मानसिक तौर पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भाजपा जिला महामंत्री पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ लगातार अवहेलना करने का कार्य कर रहे थे। जो भी मीटिंग करी बताना चाहिए। यही कहेंगे कि वो अगर हमारे मंडल में कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी हमें सूचना तो होनी चाहिए। एक महिला मोर्चा की अध्यक्ष होने के नाते मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगी, मुझे सबसे सर्वप्रथम तो जो हमारे जिला महामंत्री जी ने बोला कि जो चाय की जो बैठक थी वो मेरे समझ में नहीं आई। दूसरा ये कि हम किसी भी प्रकार का किसी भी अगर कोई महिला कार्य में आती है या एक वो अगर ये मान के चल रहे हैं आप वो राजनीति में आ रही है तो किसी को भी अधिकार नहीं है कि उसके बारे में आप कुछ भी बातें करें। जब मंडल अध्यक्ष के कार्य क्षेत्र में मंडल में अनाधिकृत दूसरे के द्वारा किसी न किसी बहाने हस्तक्षेप और कहीं डिस्टर्ब किया जाता है तो उसका गुटबाजी पैदा कराई जाती है, तो व्यक्ति क्या करेगा। आज बहुत लंबे समय से जिला महामंत्री प्रदीप जनोटी जी द्वारा बहुत ज़्यादा पूर्ण रूप से मतलब उनको सिर्फ मंडल के रूप में उत्तरी मंडल दिखाई देता था और किसी ना किसी बहाने वो मंडल में अपना हस्तक्षेप करते थे और उन्होंने बहुत यही कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा परेशान मंडल के पदाधिकारियों को कर रखा था। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी भी अपनी जमीन तैयार करने में लगी हुई है। देहरादून में परेड ग्राउंड के नजदीक स्थित सपा के प्रदेश कार्यालय में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान यह फैसला लिया गया कि पार्टी बेरोजगारी सहित कई मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में जाएगी।
एक महीना जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी का हुआ है, अभी तक कोई भी ऐसा कार्य सामने नहीं आया है, बल्कि एक जो बहुत बड़ा दुर्भाग्य मैं कहूँगा, जो राशन कार्ड में जाति प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र की जो बाध्यता कर दी है, इससे अधिकतर गरीबों में यहाँ पर 80% लोग जाति प्रमाण पत्र उनके पास नहीं है, और उनका जो जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, ये कहाँ से बनवाएंगे, उनके पास नहीं है। इसके साथ ही साथ जो यहाँ पर मलिन बस्तियाँ हैं, बहुत सारी, सैकड़ों, 300-350 से भी ज़्यादा, उनका विनिर्माणीकरण जो किया जाना चाहिए था वो भी नहीं किया है, उस पर कोई आश्वासन नहीं दिया है। और अब खबर देहरादून से, जहां सख्त भू कानून को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के नेता उमेश खंडूरी ने 72 घंटे का अनशन शुरू किया है। घंटाघर के पास स्थित इंद्रमणि बडोनी की मूर्ति के नीचे उमेश खंडूरी ने अनशन शुरू किया और कहा कि राज्य को बचाने के लिए भू कानून की सख्त जरूरत है। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में भू कानून को लेकर सभी पार्टियां अपनी राजनीतिक मुद्दे को भुनाने में लगी हैं। यूकेडी का कहना है कि जिस कारण राज्य का निर्माण हुआ वह सपना पूरा नहीं हुआ। अलग राज्य बनाने के बाद भी पहाड़ी लोग ठगे से महसूस कर रहे हैं। उमेश खंडूरी ने कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे आमरण अनशन करेंगे। मांग बड़ी ही साफ है कि हमें हमारे राज्य में एक नया सशक्त भू कानून चाहिए और मूल निवास। ये इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज हमारे राज्य में अब अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। बाहर वाले आके यहाँ पे हमारी ज़मीनों को खरीद कर हमारी पूरी इकोनॉमी को भी बदल रहे हैं और साथ ही साथ पूरी भौगोलिक स्थिति भी बदल रहे हैं। ये जो हमारी संस्कृति, सभ्यता और हमारा जो अस्तित्व है वो खत्म होता जा रहा है। देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में ऋषिपर्ण सभागार में जिला स्तरीय गंगा सुरक्षा समिति और रिस्पना पुनर्जीवन के कार्यों से संबंधित बैठक आयोजित की गई। गंगा सुरक्षा समिति के कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने ऋषिकेश में गंगा सुरक्षा कार्यों से जुड़े विभागों से कार्यों की प्रगति का विवरण लिया। साथ ही निर्माण कार्यों और सौंदर्यीकरण के कार्यों की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से, जहां सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में महापुरुष सोबन सिंह जीना की 112वीं जयंती के अवसर पर कर्मयोगी महापुरुष सोबन सिंह जीना व्यक्तित्व एवं कृतित्व विषय पर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इसमें कुलपति नरेंद्र सिंह भंडारी और विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान मौजूद रहे। इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि पर्वतीय विकास की अवधारणा को लेकर सोबन सिंह का योगदान आज भी स्मरण किया जाता है। ये उन्हीं का देन है, जीना जी की देन है, और उनके स्वप्न का उत्तराखंड बने, उत्तरांचल बने, ये हम उसको निवेदन करना चाहते हैं। और वन संरक्षण अधिनियम 1980 जो लागू हुआ था, इसका भी काफ़ी विरोध किया था उनने। जब ये सन 28 में हमारा सेंचुरी वन बना हमारा बिनसर, तो उसका भी उनको ज्ञान था कि हमारे दार है, हमारा पत्थर है, हमारा जल है, हमारी जमीन है, हम कहाँ से घास लाएंगे, कहाँ लकड़ी लाएंगे, कहाँ से पत्थर लाएंगे, तो हमारे लिए अच्छा। ऋषिकेश में रहने वाली राशि अरोड़ा ने सीबीएसई की 10th बोर्ड परीक्षा में टॉप किया है। राशि अरोड़ा के 99.6% नंबर आए हैं। डीएसपी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की छात्रा की सफलता पर परिवार में खुशी का माहौल है। साथ ही राशि के रिश्तेदारों ने भी शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि राशि के पिता इलेक्ट्रिकल शॉप चलाते हैं, जबकि माता सिलाई का कार्य करती हैं। टॉपर राशि का कहना है कि कोरोना संक्रमण के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन माता पिता के सपोर्ट से उन्होंने बेहतर से बेहतर तैयारी करने का प्रयास किया। इसका नतीजा उन्हें अच्छे अंक प्राप्त करके मिला है। जी 10th में हम लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे थे और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो रही थी, पर विद टाइम हम लोगों ने बहुत ज़्यादा, टीचर्स ने, हमने बहुत ज़्यादा ट्राई किया एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने का, एंड विद टाइम सब ठीक था। एंड
ऑब्वियसली पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। बहुत टाइम पे ऐसा होता था कि हम लोग बहुत ज़्यादा लो फील करते थे, मोटिवेटेड नहीं फील करते थे। एवरीबडी वाज सफरिंग लाइक, क्योंकि कोविड चल रहा था तो सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। बट तब भी मेरे पेरेंट्स ने लाइक बहुत हेल्प किया, मेरे को हमेशा मोटिवेटेड रखते थे। और लाइक शायद वही है जो लाइक आई हैव परफॉर्म वेरी वेल। और अब खबर रुद्रपुर से, जहां सीबीएसई बोर्ड की 10वीं कक्षा के घोषित परिणाम में जिले के अंशु अग्रवाल ने सफलता हासिल की है। अंशु को अपनी मेहनत और स्कूल शिक्षकों के मार्गदर्शन से 99.6% नंबर मिले हैं। ऐसा करके उसने अपना और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि अंशु अग्रवाल के पिता अजय कुमार अग्रवाल एक व्यवसायी हैं और इलेक्ट्रिक की दुकान चलाते हैं। उनकी मां साधारण गृहिणी है। अंशु अग्रवाल भविष्य में इंजीनियरिंग में अपना भविष्य आजमाना चाहते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर देश के लिए कार्य करना चाहते हैं। पढ़ाई ज़रूर कोरोना काल से पढ़ाई में असर तो पड़ा था। पहले स्कूल जाते थे लेकिन अब ऑनलाइन क्लास चालू हुई, इसलिए हमें उसके साथ ही हमें कोऑपरेट करना पड़ा, ऑनलाइन क्लास नहीं पढ़ना पड़ा। पढ़ाई पे असर तो ज़रूर पड़ा लेकिन मैंने उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैंने बस अपने काम पे ध्यान दिया और जैसे मैं पहले पढ़ता रहा वैसे ही पढ़ता रहा और आज मुझे सफलता मिल गई उसी की वजह से। और अब खबर लालकुआं से, जहां नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 17 प्रस्तावों पर चर्चा की गई और 16 प्रस्ताव पास किए गए। बोर्ड बैठक में दुग्ध उत्पादकों और उपभोक्ताओं की आय बढ़ाने के उद्देश्य से बाजार में नए उत्पाद उतारने पर सहमति बनी, जिसमें आने वाले रक्षाबंधन त्योहार में अब आंचल के गाय का दूध भी आधा किलो पाउच में उपलब्ध होगा। इसके साथ ही मस्त दही लस्सी का उत्पादन किया जाएगा, जिसके बाद आगामी नवरात्रि के त्योहार में छैना खीर को भी मार्केट में उतारा जाएगा। उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों की हितों की बात को रखा गया और सस्ता हित की बात को रखा गया। एक तो बाजार में बढ़ती हुई स्पर्धा के दौर पे हम रक्षाबंधन से गाय के दूध को भी हम आधे लीटर में बाजार में लॉन्च करने जा रहे हैं, उसका निर्णय हुआ है। साथ ही छेना खीर, फ्लेवर्ड मिल्क और मस्त दही का आधा किलो पैक, इसको भी हम जल्दी मार्केट में उतारने जा रहे हैं। इस पर महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। उसके अलावा जो हमारी आर्थिक सहायता दुग्ध उत्पादकों को दी जाती है उस पर उसको सरलीकरण कर अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने की बात उसमें हुई है। बैठक हुई थी, उसमें जो हमारे दुग्ध उत्पादक हैं उनके हित में करीब 16-17 प्रस्ताव आए थे और उसमें 16 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गए। और जिसमें कि जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से जो दुग्ध संघ का व्यवसाय को आगे बढ़ाने की बात है, उसमें हम लोगों ने कुछ नए प्रोडक्ट्स वो लॉन्च करने की कार्य योजना बनाई है, जिसमें एक तो मेनली जो है हम लोग गाय का जो दूध है, क्योंकि वो अन्य कंपनियों का भी मार्केट में आ रहा है तो उनसे प्रतिस्पर्धा बनी रहे, तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग भी गाय का दूध बाजार में उतारें। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उत्तराखंड में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि को 10 अगस्त सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बार भी कर्फ्यू के प्रतिबंध पिछले हफ्ते की तरह यथावत रहेंगे। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने यह आदेश जारी किए हैं। हालांकि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में पहले के मुकाबले काफी कमी आई है। नए आदेश के मुताबिक सरकार ने रेल, हवाई और सड़क मार्ग से आने वाले ऐसे व्यक्तियों जिनके पास 2 डोज वैक्सीन का 15 दिन पुराना प्रमाण पत्र है, उनके लिए बिना कोरोना जांच के उत्तराखंड में प्रवेश की अनुमति रहेगी, जबकि 1 डोज वाले व्यक्तियों के लिए अभी भी 72 घंटे पूर्व की RT-PCR और एंटीजन जांच की बाध्यता अनिवार्य रूप से रहेगी। इन सभी व्यक्तियों को स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था भी अनिवार्य की गई है। उत्तराखंड के रुड़की स्थित भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा के कार्यालय में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगवाई गई। वहीं पूर्व राज्य मंत्री और भाजपा नेता डॉक्टर गौरव चौधरी ने भी वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। इस मौके पर कोरोना प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखा गया। नैनीताल हाईकोर्ट में 2 अगस्त से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोले जाने के कैबिनेट के निर्णय के विरुद्ध दायर हुई जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने पाया कि याचिका में सरकार की ओर से स्कूल खोलने को लेकर जारी SOP को चुनौती नहीं दी गई है।
याचिका 29 जुलाई को दाखिल की गई, जबकि सरकार ने 31 जुलाई को एसओपी जारी की, जिसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका में संशोधन की अनुमति देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 अगस्त की तारीख तय की है। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश आर.एस. चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के सामने सुनवाई हुई। आपको बता दें कि हरिद्वार के विजयपाल ने हाईकोर्ट में यह जनहित याचिका दायर की है और इसमें कहा गया कि सरकार ने आधी अधूरी तैयारी और बिना प्लानिंग के कोरोना संकट में स्कूल खोल दिए हैं। याचिका में कहा कि विशेषज्ञों ने कोविड की तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की संभावना जताई है और तमाम अभिभावक भी आशंकित हैं। एवं उत्तराखंड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।